मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हो रही है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में राज्यों के डिप्टी सीएम भी शामिल है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी बैठक में मौजूद है। शनिवार को करीब 4 घंटे ये बैठक चली थी और आज फिर उसी बैठक को फिर से कंटिन्यू किया गया है। और मुख्यमंत्री परिषद की बैठक आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री आपको दिखाई पड़ रहे हैं, साथ ही और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिखाई पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको दिखाई पड़ रहे हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल भी 4 घंटे की बैठक चली थी बीजेपी कार्यालय में। ये मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हो रही है। साथ ही उप मुख्यमंत्री भी आपको नजर आ रहा है, प्रेमचंद बैरवा। और अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो दिया कुमारी भी आपको नजर आ रही है। आज फिर ये मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हो रही है, तो देखना होगा कि विनीत हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विनीत, कल भी ये मुख्यमंत्री परिषद की बैठक चली थी, आज फिर ये बैठक चल रही है, क्या कुछ इसके फीडबैक निकल कर आ रहे हैं विनीत? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की कवायद चल रही है, उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी कि आखिरकार कैसे भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया जाए और इसमें ये राज्यों का योगदान जो है वो कैसे रहे, इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, उसको लेकर के भी यहाँ पर मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में चर्चा होगी। साफ तौर पर यहाँ पर कोशिश यह है कि जिस तरह से अगर हम देखें कि जिस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाया गया और उसमें जिस तरह से वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को प्रमोट किया गया, जो पढ़ाई है वहां के क्षेत्रीय भाषाओं को प्रयोग में पढ़ाए जाने की बात जो है वो की गई है, इसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी कि आखिरकार जिस तरह से देश में 100% लिटरेसी की बात जो है वो की जा रही है, उसे कैसे लाया जाए। इसके साथ ही साथ 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राज्यों की किस तरह से भूमिका है, केंद्र की किन योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जाए, इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा जो है वो की जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11 बजे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक कार्यक्रम होता है मन की बात, उसका जो है प्रसारण होगा, लाइव स्ट्रीमिंग होगी, उसे भी सब लोग जो है यहाँ पर सुनेंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आखिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। सारे जो मुख्यमंत्री है बीजेपी शासित राज्यों के या फिर डिप्टी सीएम है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स है वो सुनेंगे कि आखिरकार किस तरह से बेहतर समन्वय के साथ जो है वो काम किया जाए। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सोशल मीडिया का प्रयोग होता है, राज्य सरकार किस तरह से सोशल मीडिया का प्रयोग जो है वो अधिक से अधिक कर सके। विकास संवाद की बात जो होती है वो उसे किस तरह से सोशल मीडिया में पहुंचाया जाए, जिसका फायदा आखिरी पायदान पर जो लोग हैं उसे मिल सके, इसकी चर्चा जो है वो यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर यह भी देखने की जरूरत है कि जिस तरह से बायकॉट विपक्षों के द्वारा किया गया नीति आयोग की बैठक में, उसमें विकसित भारत की अगर हम बात करते हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, इंडिया के डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, तो सबके साथ चलने की बात करते हैं। यहां पर यह भी रणनीति बनाने की जरूरत है कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ कैसे वार्तालाप होगी, उनके राज्यों में क्या विकास है, क्या योजनाएं हैं, कैसे सुचारू रूप देना है। विनीत जी, निश्चित तौर पर भी ये एक अलग विषय है। अगर हम बात करें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं उसके बाद से इस तरह के प्रयोग जो है वो करते रहते हैं। अगर हम गैर बीजेपी शासित राज्यों की बात करें तो इसको लेकर के विभिन्न मंच है, नीति आयोग इसको लेकर के मंच है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री परिषद की भी बैठक होती है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता है, वहां पर बात होती है। इसके साथ ही साथ जब वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट देता है, सिफारिश देता है, तो वो कई कंसल्टेशन भी करता है जिसमें कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे कंसल्टेशन किया जाता है। या फिर अगर हम दूसरे बात करें तो विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो आते हैं, केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ मुलाकात करते हैं, वहां पर राज्यों के विकास की चर्चा जो है वो की जाती है। साथ ही साथ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूरे देश को विकसित करने की जो कवायद है उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो विभिन्न मंचों पर चर्चा करते हैं। यह जो मंच है ये बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की चर्चा है, जिसे भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में आयोजित किया गया है। और इस बार का विजन भी डिफरेंट बताया गया, बजट में भी इस बात की झलक कहीं ना कहीं दिखी।
तो क्या आपको, क्योंकि 2014 से 2 टर्म पीरियड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्व कर चुके हैं, ये उनका तीसरा कार्यकाल है, तीसरे कार्यकाल के मुख्यमंत्री की परिषद में आपको एक्शंस में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, अंतर क्या नजर आ रहा है? एक बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर जिस तरह से अगर हम बात करें, भारत को 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो बना ली गई है और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की कवायद जो है वो चल रही है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक्शन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित राष्ट्र बनाने की बात जो है वो लगातार करते रहे। देश को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में भी गए थे, वहां पर भी प्रचार कर रहे थे। उस वक्त भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वे 2024 के बाद जो उनका कार्यकाल होगा उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर इसको लेकर के भी चर्चा हो रही है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा मैंने पहले भी चर्चा किया था कि वे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। तो ये इसमें काफी महत्वपूर्ण में हो जाता है। जिस तरह से अगर हमने देखा कि पिछले दिनों नीट को लेकर के जिस तरह से विवाद में हुआ, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि हमारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बात हो रही थी, तब उनका साफ तौर पे कहना था कि वे जिस तरह से 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया था, उसके बाद से क्षेत्रीय भाषाओं में भी एग्जाम जो है वो होने लगे थे, पढ़ाई होने लगे थे, और इसी का असर यह हुआ था कि पिछली बार नीट की टॉपर जो है वो तमिलनाडु से थी। तो जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रीय विकास की बात जो है वो हो रही है, उसको लेकर के भी यहाँ पर संवाद किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इसमें काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। विनीत, इसका मतलब ये आप ये बताइए कि सेगमेंट्स ऐसे कौन से हैं जिनको पहले टॉप प्रायोरिटी में रखा गया है? जैसे आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की, और पिछले दिनों जो पेपर लीक मसले हुए हैं उसको लेकर भी जिक्र बेहद अहम हो जाता है। तो ऐसे टॉप 5 प्रायोरिटीज अभी पीएम मोदी की क्या है इस मुख्यमंत्री परिषद की बैठक को लेकर? निश्चित तौर पर अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टॉप प्रायोरिटीज की बात करें, तो न सिर्फ केंद्रीय योजनाओं को जो है वो बेहतर तरीके से लागू किया जाए, इसकी बात होगी। साथ ही साथ विभिन्न राज्यों की जो बेहतर पॉलिसी है, जैसा कि कल हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था और उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात की थी कि आखिरकार किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो जिस तरह से अगर हम समझ सकते हैं कि उसमें उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की थी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को प्रमोट किया गया, किस तरह से जो दूसरे राज्य हैं बात करते रहे पीएम मोदी की लोकल फॉर वोकल और इंडिपेंडेंट होने की बात हमेशा से कहते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी देने के लिए। तो चीफ मिनिस्टर काउंसिल की बैठक लगातार दिल्ली में हो रही है, कल भी हुई थी, आज भी इसको कंटिन्यू किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि राजस्थान समेत 9 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। अब राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े होंगे। वे महाराष्ट्र सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार देर रात राज्यपाल नियुक्त किए। राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं गुलाब चंद कटारिया को असम से अब पंजाब का राज्यपाल बना दिया गया है और चंडीगढ़ का प्रशासक भी बनाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 राज्यों में देर रात बीजेपी ने राज्यपाल बदले हैं और राजस्थान से लेकर सिक्किम तक, तेलंगाना, पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल कौन राज्यपाल होगा इस पर चर्चा बरकरार है, क्योंकि 29 जुलाई को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। हालांकि 3 महीने तक उनका कार्यकाल बढ़ाया गया, विस्तार दिया गया, लेकिन फिर भी देखना होगा कि क्या है। लेकिन जो राज्यों के राज्यपाल बदले हैं वो ग्राफिक्स के जरिए हम देखिए आपको बता रहे हैं। आप देख सकते हैं सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर बने हैं, जिनको बड़ी जगह मिली है। उसके बाद आपको बता दें कि गुलाब चंद कटारिया, बड़े बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेताओं को पंजाब के उनको बनाया गया है। और आपको बता, संतोष कुमार गंगवार झारखंड के ये राज्यपाल बने हैं। हरिभाऊ किशनराव की अगर हम बात करें तो 17 अगस्त 1945 को इनका जन्म हुआ और औरंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। फुलंबरी कस्बे से एक मराठा परिवार में इनका जन्म हुआ है। 13 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े हुए थे हरिभाऊ। 1965 से लेकर 1969 तक आरएसएस के विवेक में काम किया। फिर 1967 से 1972 तक जनसंघ के लिए कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने काम किया। पहली बार 1985 में औरंगाबाद पूर्व सीट से ये विधायक बने थे, पहली बार 1985 में।
फिर उसके बाद आइए 2014 की अगर बात करें तो फुलंबरी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक का चुनाव जीता। 2014 में ही महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी बने। 2019 में आइए फिर 14 के बाद फुलंबरी से विधानसभा का चुनाव जीता। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे। ग्रामीण इलाके की अगर बात करें तो वहां पर ग्रामीण इलाकों में इन्होंने दूध सोसाइटी की स्थापना की थी। चीनी मिल में क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी दिलाया था। देवगिरी नागरी सहकारी कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष भी रहे हैं हरिभाऊ किशनराव बागड़े। साथ ही सफेद कुर्ता धोती और सिर पर गांधी टोपी हरिभाऊ की ये पहचान है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और अब बात सिरोही से बड़ी खबर की, जहां स्पा की आड़ में एक गंदा धंधा संचालित हो रहा था। दरअसल शहर में लगातार विदेशी महिलाओं के स्पा सेंटर का मामला उजागर हो रहा है। न्यूज 18 पर खबर प्रसारण के बाद हरकत में पुलिस आ गई है। पुलिस आज सुबह से स्पा सेंटर पर दबिश दे रही है। शहर के निजी होटल से स्पा संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। खबर चलने के बाद पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। हालांकि पहले आया था कि सिरोही की पुलिस उनकी संदिग्ध भूमिका, लेकिन जब न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और बताया, तब से ही ये खबर संचालित होने के बाद, टेलीकास्ट होने के बाद पुलिस जागी और पुलिस जगह जगह स्पा सेंटर पर, जहां पर गंदा धंधा चल रहा है, जहां विदेशी महिलाओं को थाईलैंड से लाया जा रहा है और उनके उस स्पा सेंटर के आड़ में जहां उनसे गलत काम करवाया जा रहा है, और वो जब प्रमुखता से न्यूज 18 राजस्थान ने यह खबर दिलाई, उसके बाद पुलिस एक्शन लेते हुए जगह जगह स्पा सेंटर पर अब एक्शन ले रही है, दबिश दे रही है। तो अब आपको न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है कि सोई हुई पुलिस आखिरकार न्यूज 18 की राजस्थान की खबर के बाद जाग गई और स्पा सेंटर में जो गंदा काम संचालित किया जा रहा है वहां पर पुलिस के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। सिरोही से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पुलिस आज सुबह से ही स्पा सेंटरों पर छापा मार रही है। थाईलैंड हो या हॉलैंड की बताई जा रही है महिलाएं जिनको बुलाया जाता है और स्पा सेंटर के पीछे उनसे कोई गंदा काम कराया जाता है। सिरोही पुलिस की भूमिका भी यहाँ पे संदिग्ध नजर आई थी। न्यूज 18 ने ये खबर प्रमुखता से चलाई। सुबह से हम इस तरह की बड़ी खबरें चला रहे हैं जो आपसे सीधे सरोकार रखती हैं, क्योंकि ये आम जनता स्पा सेंटर में आती है और इस तरह के अगर गंदे काम होते हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और इसीलिए हमने ये खबर प्रमुखता से चलाई न्यूज 18 राजस्थान ने। उसके बाद पुलिस अब अल सुबह से ही स्पा सेंटरों पर दबिश दे रही है। तो न्यूज 18 की खबर के प्रसारण के बाद हुआ है बड़ा असर। पुलिस अल सुबह से स्पा सेंटर पर दे रही दबिश। शहर के निजी होटल से स्पा संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है। खबर चलने के बाद पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। जो लोग जिनकी भूमिका संदिग्ध नजर आई है पुलिस को स्पा सेंटर पर, उन सभी को हिरासत में भी ले लिया गया है। निजी होटल्स पर भी पुलिस के द्वारा दबिश दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की स्पा के आड़ में किस तरह से गंदा धंधा होता था, इसकी पूरी बखिया न्यूज 18 राजस्थान ने उधेड़ दी है। और उसके बाद पुलिस अब जागी है। निजी होटल से लेकर स्पा सेंटरों पर दबिश दी गई। जिसकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है वो उनको हिरासत में लिया गया। अनिल बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, न्यूज 18 ने यह खबर प्रमुखता से चलाई और उसके बाद पुलिस जागी। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है स्पा सेंटर में जो गंदा काम हो रहा था? अनिल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनिल बेनीवाल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम उनसे कांटेक्ट करेंगे। अनिल बेनीवाल जी जो पुलिस अधीक्षक है सिरोही के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मे बी कुछ नेटवर्क दिक्कत है, लेकिन जैसे हमारे साथ जुड़ते हैं हम उनसे सीधा सवाल पूछेंगे कि आखिर इस तरह से सिरोही में काम क्यों हो रहा है स्पा सेंटरों में विदेशी महिलाओं को बुलाकर। प्रतीक हमारे संवाददाता सिरोही से जुड़ चुके हैं। प्रतीक, इस तरह का काम सिरोही में क्यों हो रहा है, और जब न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान ने यह खबर प्रमुखता से चलाई उसके बाद पुलिस हरकत में आई? बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये मामला जो है देर रात का है। यहाँ पर विदेशी महिलाएं जो है अपने आप को डिटेन करके जो है
लोगों को जो है स्पा सेंटर की आड़ में जिसमें पड़ोसी के काम का जो है बात सामने आई थी, इस पर जो है पुलिस अधीक्षक ने कल सुबह से ही टीम बनाकर जो है अलग अलग स्पा सेंटर पर जो है दबिश दी है और दबिश देने के बाद में 3 संदिग्ध लोगों को जो है पुलिस ने जो हिरासत में लिया है, पूरी जांच करेंगे। और इन लड़कियों की जो बात की जा रही है, लड़कियों के जो आधार कार्ड वगैरह जो है दस्तावेज जो है उनको जो है वो मंगवाए जाएंगे और उसके आधार पर पूरी पुलिस जांच करेगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये गोरख धंधा जो है पिछले बड़े लंबे समय से चल रहा था। इस रैकेट का खुलासा और पूरी जांच जो है अभी भी जो है संदिग्ध है। पुलिस ने इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की, वह तो जो है एक सवालिया निशान खड़ा होता है। जी पुलिस से क्या कोई आपकी बातचीत हुई है कि ये कब से इस तरह के खेल, क्योंकि आई एम श्योर कि अभी आज का ये खेल नहीं है, कई दिनों से चल रहा है। जी बिल्कुल, मेरी इस मामले में जो है महिला अपराध साझा के अनुसंधान केंद्र में जो एडिशनल जो है रत्नु जी से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर जो है पुलिस ने अभी दबिश दी है और संदिग्धों को जो है हिरासत में लिया है और इनसे अभी जांच करेंगे और जांच में क्या खुलासा होता है वो तो आने वाले समय बता पाएगा। कितने सेंटरों पर छापा मारा गया है, दबिश दी गई है प्रतीक? 3 स्पा सेंटर पर जो है दबिश दी गई थी, लेकिन रात को खबर चलने के बाद स्पा सेंटर पर जो है रात को ही लॉक लगा दिया गया था। और एक निजी होटल पर जो है सिरोही के होटल पर जो इन संचालकों को जो है पुलिस ने दबिश के दौरान जो पकड़ा है और इनसे जो अब गहन पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद ही पूरा मामला उजागर होने की जो है संभावना है। टीमें बनाई गई हैं छापे के लिए? जी इसकी जो है एडिशनल खुद जो है इस टीम के अंदर है और खुद मौके पर जाकर श्री कोतवाल व 5 लोग जो इसमें सिपाही भी जो थे इस टीम के अंदर, और इन्होंने मौके पर जाकर जो जगह जगह दबिश दी और इनको जो होटल एक निजी होटल से जो इनको हिरासत में लिया है और इनकी भी जांच करेंगे। लेकिन अभी भी जो मामला बड़ा संदिग्ध बना हुआ है। पुलिस अधीक्षक जो है इस मामले में अब जिले भर में जो है अभियान चलाने की जो बात कर रहे हैं और इस मामले को लेकर अब क्या नया खुलासा होगा वो तो पूरी जांच के बाद ही मालूम चलेगा। क्योंकि महिलाएं थाईलैंड से, फिनलैंड से बताया जा रहा है, तो विदेशी महिलाओं को हॉलैंड से बुलाया जाता है, कैसे उनको विदेश से बुला लिया जाता है यहाँ पर? जी बिल्कुल, इसमें एक सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि इनका एक एग्रीमेंट जो है न्यूज 18 के हाथ में आया है और एग्रीमेंट में 60-40 का रेशियो था। इनका एग्रीमेंट जो है अजमेर कि जो व्यक्ति ने जो किया गया है और इनको जो है जयपुर से इन महिलाओं को जो बुलाने का जो उसमें जिक्र भी जो लेटर के अंदर किया गया है। लेकिन जो है देखने वाली बात यह कैमरे के सामने जब महिला जो आई तो उन्होंने खुद ने जो अपने आप को थाईलैंड होने का बताया। हाँ। और थाईलैंड के नाम पर जो ये सर्विस जो है लोगों को देती थी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक तमाम जानकारी देने के लिए। तो कम से कम खबर चलने के बाद न्यूज 18 राजस्थान की जो सोई हुई पुलिस थी सुरई की वो जगी और उसके बाद जगह जगह दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि 3 स्पा सेंटर और एक निजी होटल पर रात से ही पुलिस के द्वारा टीमें बनाकर दबिश दी जा रही है, जिसकी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। उनको हिरासत में भी लिया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि सांचौर के डुंगरी गांव में पिछले साल हुए फर्जी आधार कार्ड के मामले में अब किसी बड़े फ्रॉड की तस्वीर दिखने लगी है। मामले के तार मुंबई और बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। सांचौर में फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले में अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाने की आशंका जताई जा रही और इस मामले में बड़े कारोबारियों की मिलीभगत हो सकती है। फर्जी आधार कार्ड टैक्स चोरी के लिए उपयोग किए जा रहे थे और गांव के ही स्कूली बच्चों के फर्जी आधार कार्ड बनाए गए। आरोपी स्कूली बच्चों को 200-200 रुपए का लालच देकर फर्जी आधार कार्ड के लिए उनकी डिटेल लेते थे। फर्जी आधार कार्ड के संबंध में सांचौर पुलिस के द्वारा 2 मुकदमे दर्ज किए गए। पहला मुकदमा नवंबर 2023 में एक परिवादी के द्वारा रिपोर्ट दी गई कि बच्चों का फर्जी आधार कार्ड बनाया जा रहा है। उसमें मुकदमा दर्ज करके अभी कुछ दिन पहले उसमें एक आरोपी मनोहर लाल बिश्नोई को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया और जो उसकी मशीन बनाने वाली है, जो आधार कार्ड बनाने वाली मशीन है, उनको भी जब्त किया गया। इस फर्जीवाड़े की गूंज विधानसभा में भी हुई। 20 जुलाई को कांग्रेस विधायक रतन देवासी ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए ये मामला सदन में उठाया। इसका जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि इस मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चूँकि ये मामला काफी गंभीर है, ऐसे में इस प्रकरण की जाँच CBI से कराने के लिए सिफारिश की गई है।
आईटी की टीम को जो है अभी उपकरण नहीं मिले हैं, क्योंकि सीजिंग के बाद जो अभी तक कोई इसकी टेक्निकल जांच भी नहीं हो पाई है, जिससे जो है पूरा मामला जांच की भूमिका में है। अब देखने वाली बात यह है कि टैक्स चोरी की वारदात जो है इसमें कौन कौन मिला हुआ था, कौन कौन टैक्स चोरी में जो सम्मिलित थे, वह तो मास्टरमाइंड पकड़ने के बाद में ही सामने आएगा। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज़ 18 के लिए प्रतीक सोलंकी।